देवेंद्र कादयान जी, जो कि चेयरमैन हैं मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स के, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। और इसी के साथ हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे विपिन सांगवान जी, जो कि ऑस्कर हॉस्पिटल्स ऑफ ग्रुप के चेयरमैन हैं। सर, आपका भी स्वागत करती हूं। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे भूपेंद्र चौधरी जी, जो कि चेयरमैन है HOS बेकरी मशीन सोनीपत के, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो देखिए, हमारी जो ये चर्चा है वो रहने वाली है विजन 2024 को लेकर। किस तरीके से आप लोग, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, चाहे बात स्वास्थ्य के क्षेत्र की जाए या फिर बिजनेस के क्षेत्र की जाए, किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को पेश आई है और आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ वो चीजें हैं जो सरकार को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिसकी वजह से आप लोगों को फायदा हो, इस देश को फायदा हो। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से अभी अगर हम देखें भारत में, तो क्या कुछ चीजें हैं जिनकी बदलाव की जरूरत है आपके क्षेत्र में। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। विजन ये 2024 के लिए हम सबको ये एक व्यापारियों की ओर से हमारा पक्ष रखने के लिए, और जो आपका सवाल है कि किस तरीके की चीज़ हम 2024 के लिए और क्या चीज़ हम अपने व्यापार के लिए और अच्छा हमें चाहिए और क्या उम्मीद हम सरकार से करते हैं। जैसे मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरी एक होटल और रेस्टोरेंट की चेन है मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स। तो हाईवेज पे, जैसे इस हाईवे पे हमारी 5 ब्रांचें हैं और आज चर्चा सोनीपत की हो रही, तो मैं सोनीपत के बारे में बताऊंगा। जैसे हमारा मैक्सिमम जो कस्टमर रहता है वो हाईवेज का कस्टमर है, और सरकार का जो इस सरकार का जो हमारी केंद्र सरकार है उसका सबसे बढ़िया जो काम है, जो सराहनीय काम है, वो देश में बहुत सारे हाईवेज जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हुई है। हमारे सोनीपत में भी आप चारों तरफ से, आप स्वयं आपको भी महसूस हुआ होगा जब दिल्ली से आप आए हैं, तो बहुत सारे हाईवेज यहाँ निकले हैं। और एक छोटा सा काम, कुछ हमारा नेशनल हाईवे नंबर 44 है, जो पहले नेशनल हाईवे नंबर 1 था दिल्ली से चंडीगढ़, इस पे कुछ काम हमारा डिले हुआ था। ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उसकी वजह से, तो कुछ पुल का काम अभी बचा हुआ है कुंडली के आसपास। उसकी वजह से हमारा थोड़ा व्यापार में कई बार जाम लगता है, या फिर कुछ कस्टमर उस वजह से नहीं आ पाते कि वहाँ थोड़ा समय लग जाता है। तो हम सरकार से सबसे पहले यही उम्मीद करते हैं कि वो काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ताकि हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हो। और पिछले 2-3 साल कोविड की वजह से हमारा भी व्यापार प्रभावित रहा है, लेकिन अब कोविड जाने के बाद व्यापार बढ़ा है। और ये यदि हाईवे वाली हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, कनेक्टिविटी वाली, तो और भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र से हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने देखा कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लोगों को बहुत सुविधाएं मिली हैं, और खास तौर से एक जो बदलाव सबसे बड़ा देखा गया वो कोरोना के बाद देखा गया। लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर और ज्यादा सजग हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वापस फिर से वही जिंदगी चल पड़ी है जब लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता को छोड़ रहे हैं और कई बीमारियों से घिर रहे हैं? सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हरियाणा में पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार में गिरावट आई है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में अगर डॉक्टरों की नियुक्तियों की बात की जाए, स्टाफ नर्सों की नियुक्तियों की बात की जाए, डिलीवरी की बात की जाए, वो अगर दुरुस्त करनी है तो हमें हर गांव में PHC, CHC और सब सेंटर्स, वहाँ पे डॉक्टर्स की नियुक्ति करनी चाहिए, और उन लोगों के साथ ऐसा अनुबंध करना चाहिए ताकि वो गांव छोड़ के शहरों की तरफ अग्रसर ना हो। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि गुड़गांव जैसे शहर में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत एक्सट्रीम है, और जैसे सोनीपत के पार्टिकुलरली लिंग अनुपात की बात करी जाए या झज्जर जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिंग अनुपात की बात की जाए, यहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। सिविल हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत ज़्यादा जाती है, OPD बहुत ज़्यादा होती है, मगर डॉक्टर्स की कमी हर बार खलती है। कई बार रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता, कई बार मेडिसिन के डॉक्टर नहीं होते, कई बार गायनिकोलॉजिस्ट नहीं होती, दिन रात मरीज इधर से उधर भटकता है। दूसरा, आपके इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, खानपुर मेडिकल कॉलेज। आज वहाँ पे एसोसिएट, असिस्टेंट और प्रोफेसर्स के 50% जो स्थान है वो रिक्त हैं। जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज आ रहा है, उसकी ढांचा तैयार हो गया है, मगर वो अमली जामा कब लेगा और जनता को उसकी सुविधाएं कब मिलेंगी, ये एक मेन मुद्दा रहेगा। दूसरा, मानदेय के रिगार्डिंग जो गांव में आशा वर्कर्स हैं उनके मानदेय के ऊपर हर बार स्ट्राइक हो जाती है, डॉक्टर्स हर बार स्ट्राइक हो जाती है, डॉक्टर्स प्राइवेट जो होते हैं उनके ऊपर वायलेंस होती है।
कहीं ना कहीं जनता का विश्वास डॉक्टर से डिग रहा है। अगर उसको दुरुस्त करना है तो सरकारी व्यवस्थाओं को हमें दुरुस्त करके चलना होगा, ताकि आने वाला समय, अगर जैसा कोरोना काल एक बार आया है, अगर दोबारा आता है तो हमारा ढांचा अगर सुदृढ़ होगा तो ऐसी व्यवस्था दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल। और भूपेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहने वाला है, क्योंकि देखिए आपके क्षेत्र की अगर बात करें, वहीं दूसरी तरफ सरकार की बात करें, तो सरकार अक्सर ये कहती है कि निवेश आएगा, तो निवेश आने के बाद बहुत सी चीजें हैं वो बदल जाएंगी। क्या आपको लगता है कि वाकई उसका जमीनी स्तर पर कोई फायदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो खबरें अभी तक का धन्यवाद आपको कि आपने यहाँ तक आए और सबको मिलवाया, और हमें नेता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से मिले, पक्ष और विपक्ष दोनों से मिले। अब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर हम विजन की बात करें, विजन 24 की, तो अभी तक जो हमने देखा है, मैं तकरीबन 2005 में यहाँ सोनीपत में हमने अपनी इंडस्ट्री लगाई थी, और अब ये बाल पकने लगे हैं, सफ़ेद हो गए। मुझे तो कोई चेंज नज़र नहीं आया, क्योंकि हाईवेज ठीक है, अच्छे बन रहे हैं, लेकिन अंदर की रोड्स का हाल इतना ख़राब है कि इंडस्ट्रियल एरिया में आज की डेट में कोई फैसिलिटी जो है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, वो प्रॉपर नहीं है। एक बार लोग आए, बसे, उन्होंने काम शुरू किया और बड़ी उम्मीदों के साथ किया। कोई भी जो फंडिंग्स आती है, जैसे MSME में जो फंडिंग आती हैं, उनका कोई उपयोग ही नहीं हो पाता। आप लगा लीजिए कि फरवरी चला गया है, मुझे नहीं लगता अभी तक एक पैसे की भी फंडिंग जो आई है वो यूज़ हुई है। MSME को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है जो MSME करा सकती है छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब तक ये सुविधाएं जो हैं जो नहीं मिलेंगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। मोदी जी का विज़न बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक लोकल नेता हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमारी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी, तब तक कैसे डेवलपमेंट होगा? और रेवेन्यू डेवलपमेंट तो इंडस्ट्री से ही हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात क्या है कि जो दिल्ली से आए हुए लोग सोनीपत में आके बसे थे, वो इसलिए बसे थे कि लो एंड ऑर्डर ठीक है, चलिए सरकारें चेंज हो रही हैं, अच्छा हो रहा है, ये बात मानने वाली है। मोदी जी के समय में बहुत अच्छी तरक्की भी हुई है, और देश विदेश में ख्याति बढ़ रही है हिंदुस्तानियों की खासतौर से, और व्यापारी बहुत खुश है इस बात को लेकर, और दूर दूर तक बात जा रही है। लेकिन हमारे घर में जो पोजीशन है उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाए, प्लस मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो दी जाएं व्यापारियों को। तीसरी बात, जो MSME को फंडिंग आ रही है वो प्रॉपर तरीके से हो, और सबसे बड़ी बात, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो मस्ट है इंडस्ट्री के लिए। इधर कह देते हैं जनरेटर नहीं चलाना है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कोई ना कोई नई कहानियां शुरू हो जाती हैं, इधर बिजली की प्रॉब्लम हो जाती है, व्यापारी कैसे सर्वाइव करेगा? नहीं कर पाएगा। सो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब यही है कि इंडस्ट्री की तरफ अगर सरकार का ध्यान दिलाना है, तो ऊपर बैठे नेता जो हमारे मोदी जी हैं या बड़े लेवल के जो नेता हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। हमारे जो भूमि से जुड़े हुए नेता हैं, उनको हमारे साथ जुड़कर हमारी समस्याओं को समझकर और इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलने वाला है। बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। विपिन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ये मेरा अगला सवाल आपसे रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि जो स्वास्थ्य का स्तर है वो बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात करें तो लगातार गिरता जा रहा है। हार्ट अटैक्स के मामले ज्यादातर बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि जनता अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो, और आने वाले समय में कदम उठाया जाएगा, एक प्रिकॉशनरी वार्निंग कि एक इंसान को एक दिन में कितना शुगर, कितना नमक और कितना वसा इनटेक करना चाहिए। इसे आप कैसी पहल मानते हैं, इसे आप कैसा कदम मानते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के रिगार्डिंग आज की जो मूलभूत दिक्कतें हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारे पहले के रूप प्रारूप को देखें तो पहले बीमारियां कम थी, स्वास्थ्य अच्छा होता था, लाइफ इंडेक्स अच्छा होता था। अब जो है लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खान पान चेंज हो गया है, उसकी वजह से काफ़ी गिरावट आई है। मैं यहाँ पे जितने मौजूद लोग हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, सुबह की एक्सरसाइज, तेल का खाना ना खाएं, और मोटापा कम से कम रखें, शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें, और एक्सरसाइज करते रहें, और समय समय पर BP और कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करवाते रहें। हर 6 महीने में अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें, क्योंकि आज की डेट में हार्ट अटैक की संभावनाएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है। दूसरी बीमारी डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम डॉक्टर्स चेकअप बताते हैं कि समय समय पर अपना HB1AC वगैरह करवाते रहना चाहिए, और उसको कंट्रोल करके रक्तचाप और डायबिटीज़ से हम लाइफस्टाइल डिजीज से निजात पा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आपसे जानना चाहूँगी देवेंद्र जी मैं, क्योंकि फूड सेक्टर की बात हम कर रहे हैं
क्या फूड सेक्टर के जरिए लोगों को रोजगार भी बहुत ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि एक आंकड़ा ये बताता है कि लगातार जो फूड चेन्स हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है और आम जन को इसका सीधा फायदा मिल रहा है बिना किसी सरकारी योजना के। ये बिल्कुल आपने सही बोला है। हम आज से 5 साल पहले का यदि अनुमान लगाएं कि हमारे मुरथल में, वैसे तो अब ये मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया का फूड का सबसे बड़ा हब है, और जितने होटल से अब यहाँ नए भी बहुत सारे ओपन हुए हैं, और हम अपने स्टाफ से अंदाज़ा लगाएं, पहले हमारा जो स्टाफ होता था 70-80 लोगों का होता था एक ब्रांच पे, आजकल हमारा लगभग 150 से ऊपर है। कई ब्रांचों पे 200 का भी स्टाफ रहता है, और कई बड़ी संस्थाएं हैं उनमें तो और भी ज़्यादा रहता है। तो पिछले 4-5 साल के अंदर बहुत सारा यहाँ पे जो रोजगार हमारे द्वारा लोगों को मिला है, और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे नए हाईवेज, जैसे हमारा यूपी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। हमारे यहाँ पे कस्टमर नोएडा से, मेरठ से, गाजियाबाद से, इवन गुड़गांव तक भी सैटरडे संडे को आते हैं। तो ये हाईवेज की वजह से हमारा बहुत सारा व्यापार बढ़ा है, और लाजमी बात है उसमें रोजगार भी बढ़ा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 4-5 साल से जो हम फेस कर रहे हैं, जब भी हमें एक कारण वो भी है, सरकार से भी हमें टाइम पे मदद मिलती है। जैसे हमारा पीछे कोई एसटीपी प्लांट को लेके हमारे सीवरेज का इशू था, तो सरकार ने तुरंत 18 करोड़ का हमारा एसटीपी प्लांट वहाँ पे मुरथल में हमारे को दिया। तो उसके अलावा हमारे को प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह का इशू आता था, तो हमने सरकार से मिलके उसमें भी हमारे को रिलैक्सेशन मिला। तो मैं बताना चाहता हूँ, सरकार का हमारे प्रति जो हमने ये व्यापार भी बढ़ा है, और ये इसमें सरकार को टैक्स भी मिलता है, तो सरकार भी हमारा इस बारे में विशेष ध्यान रखती है। तो सरकार ध्यान रखती है, लेकिन अभी बजट भी क्योंकि आया है, तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस बजट को एक बिजनेसमैन के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि औद्योगिकरण में काफी ज्यादा फायदा होगा इस बजट का। क्या आपको लगता है कि उस बजट का फायदा आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, बजट का फायदा तो होता ही है जब बजट आता है, तो और सरकार ध्यान भी रखती है व्यापारियों का जिस तरह से, तो उसमें ठीक है बजट आता है। लेकिन बजट का यूज हो पाए, पहला भी मैंने यही बोला था पहले भी कि बजट का यूज नहीं हो पाता है, और बजट का सही यूज जो है वो किस तरह से होगा वो गवर्नमेंट ही तय करेगी या हमारे लोकल लीडर्स करेंगे। होता क्या है कि एमएसएमई को बजट आ गया, एमएसएमई यूज नहीं कर रही है। एमएसएमई का सबसे ज्यादा बजट जो यूज होने वाली चीज है, जो मैं समझता हूँ छोटे व्यापारी के लिए, वो ये है कि उसके बिजनेस प्रमोशन को किस तरह से किया जाए। है क्या कि हमने एक विजन बना लिया कि बड़ा कोई अडानी अंबानी आएगा और वो काम करेगा। नहीं, हमारी इंडस्ट्री उन पर डिपेंडेंट नहीं है। छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट इतने हैं कि हम एक छोटा सा एक ग्रुप बना लेते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। मान लीजिए मैं नहीं बनाया हुआ, हम 250 लोग उसमें जुड़े हुए हैं समाधान के नाम से। हम एक दूसरे से सिर्फ इसी चर्चा में रह जाते हैं कि अब ये नोटिफिकेशन आ गई है, अब ये आ गई है, अब इसका क्या करें, अब इसका क्या करें। होता क्या है, उसी तरफ इल्झे रह जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मूलभूत सुविधाओं की इश्यूज हैं। आज भी आप अगर फेज 2 जो डेवलप होने वाला था, कब से चल रहा है काम, इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 2 के अंदर राई जो बिल्कुल यहाँ से 10 कदम की दूरी पे है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के नेताओं के वोट नहीं है। हम लोग दिल्ली से आते हैं, हम लोग पैसा तो देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन लोकल नेता हमारे में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि दिल्ली से आए, आपने वोट कोई देना नहीं है, सिर्फ आपने इंडस्ट्री चलाई और चले गए, दैट्स इट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेरी शिकायत भी है यहाँ के नेताओं से, लोकल से। हमारे साथ आइए, बैठिए, मिलिए और बात कीजिए। अब ये एमएसएमई का जो आपने प्रोजेक्ट को बताया कि भाई क्यों यूज नहीं हो रहा, तो उसका सबसे बेसिक मुद्दा यही है कि जो बिजनेस प्रमोशन के लिए लोकल इंस्टीट्यूट हमारे साथ इन्वॉल्व होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। वो आते हैं, आई वॉश करते हैं थोड़ी देर और चले जाते हैं। किसी ने अपनी बात को कहा, चला गया, 2-4 चाय पी, मीटिंग्स हुई, चले गए, रिजल्ट जीरो है। सो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एमएसएमई को एग्रेसिव होकर काम करना पड़ेगा। हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, हमें कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक रोड्स और दूसरा कम्युनिकेशन, और ये दोनों ही अभी इंडिया में बहुत प्रॉपर नहीं है। इट विल टेक टाइम। योगी जी ने कुछ किया है उस पैटर्न पे, ये लोग कर तो रहे कॉपी उनको, बट उतना कर नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूँ, यूपी से हूँ मैं एएमयू का स्टूडेंट रहा, वहाँ से मैं दिल्ली आया और दिल्ली से मैंने सोनीपत को चुना आके। आप समझ लीजिए कि अलीगढ़ से लेके यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया, और उसके बाद भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट एक्चुअली, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए। अब मेरा मन है कि मैं वापस यूपी चला जाऊँ और योगी से ही कुछ उम्मीद करी जा सकती है, क्योंकि हुकूमत गरम की, दुकानदारी नरम की और रिश्तेदारी भ्रम की, ये तीनों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। हमारे बुजुर्गों की बात है। बिल्कुल। और विपिन जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहने वाला है मोबाइल की लत।
क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत परेशानियां आम जनता को हो रही है, खास तौर से युवाओं की बात करें या बच्चों की बात करें, एक गंभीर समस्या ये बना हुआ है। अमेरिका में ये कवायद की जा रही है कि एक उम्र सीमा निर्धारित की जाए कि बच्चों को किस उम्र के बाद फोन चलाने चाहिए। इस पर एक अगर बात की जाए स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर तो क्या विचार है आपके? मैडम देखिए, संचार का माध्यम है और पहले ये एक सिंबॉलिक रूप से हम लोग इसको यूज करते थे, मगर आज की डेट में ये नेसेसिटी बन चुका है। मगर एक रेडिएशंस का खतरा वो एक लेवल तक हर एक को पहुंचता है। अब हम बार बार व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक यूज करते हैं और तमाम माध्यम ट्विटर वगैरह पहुंचाने के आदमी इनसे जुड़ा ही रहता है। रेडिएशन का खतरा वो हार्ट अटैक का भी कारण है। ये एक रिसर्च का वर्क है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक चिंता का विषय बना हुआ है कि मोबाइल को कितना यूज करना चाहिए। मोबाइल को सिर्फ संचार के माध्यम तक ही हम सीमित रखें तो ठीक है। एंटरटेनमेंट के कारण उसकी लत बड़ों को भी लग सकती है, बुजुर्गों को भी लग सकती है, बच्चों को भी लग सकती है। और बच्चों में खासकर आईज की प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है कि जितना ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उनके चश्मे का नंबर बढ़ रहा है या नया चश्मा लग रहा है उनको। इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए और बच्चों को मोबाइल से एटलीस्ट 14 साल तक दूर रखना चाहिए। 14 साल की एज तक उनको यूज नहीं करने देना चाहिए। रेडिएशंस जो हैं वो काफ़ी इफेक्ट करती हैं, वो ब्रेन को भी इफेक्ट करती हैं, वो हार्ट को भी इफेक्ट करती हैं, अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती हैं। और ये एक रिसर्च का इनफैक्ट कई यूनिवर्सिटीज़ ने ये रिसर्च दिया है कि रेडिएशन के कारण ही कैंसर का खतरा बढ़ रहा है और भारत आने वाले 2032 तक कैंसर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब बनेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फूड हैबिट्स एंड मोबाइल रेडिएशंस। फूड हैबिट्स की बात की अभी, और ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि फूड हैबिट्स लगातार बदल रही है, उसका जो असर है आम जनता पर पड़ रहा है, लेकिन किस तरीके से ये जरूरी हो जाता है कि आपका खाना लजीज भी हो और वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्यवर्धक भी हो? मैम, जो हमारा, मैं यहाँ सोनीपत की बात करूँ, हमारा जो मुरथल फूड हब है जो वो प्योर वेजिटेरियन है। और मैं समझता हूँ वेजिटेरियन फूड के अंदर और नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर ये फ़र्क है कि वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहता है। और मैं अपनी मन्नत ग्रुप या मन्नत होटल्स की नहीं कह रहा, यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं हर किसी की खाने में क्वालिटी में कोई भी कोताही नहीं होती। हर किसी का अच्छे से अच्छी चीज़ें हम लेके आते हैं, चाहे सब्जियों की बात हो चाहे हम मसाले की बात हो, अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और जैसे खाने में बहुत सारे आइटमों में मैदा यूज होता है जो कि डॉक्टर बताते हैं कि मैदा शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें उसका भी अल्टर निकाला है। और हमने नई नई चीज़ें लेके आए हैं जो स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए कि भाई इस चीज़ के इसका बॉडी में नुकसान होता है और उसका नहीं है, तो हम भी इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। अच्छा, यूएन की ओर से, सरकार की ओर से लगातार मोटे अनाज को लेकर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो क्या इस दिशा में होटल संचालक भी कुछ सोच रहे हैं, कोई आगे कदम बढ़ा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ये आपने सही सवाल उठाया। अभी हमने, हमारा जैसे स्वीट्स का भी काम है, हमने बाजरे की बर्फियाँ, आपका ज्वार की बर्फियाँ और रागी की स्वीट्स, तो हम भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। मोटे अनाज की स्वीट्स भी तैयार कर रहे हैं और उसमें हम मेनू में ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। मोटा अनाज किस तरीके से आम जनता के लिए फायदेमंद हो सकता है? उसकी गुणवत्ता जो है, उसके न्यूट्रिएंट और इंग्रेडिएंट्स काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं और वो पोषकता तो देते ही हैं, साथ में नेगेटिव जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं या बायो वेस्ट होता है बॉडी को, उसको खारिज करते हैं। इसलिए मोटे अनाज को सरकार भी प्रोत्साहित करती है और डॉक्टर्स भी एडवाइज करते हैं कि आपको एटलीस्ट एक वक्त मोटा अनाज खाना चाहिए। आप क्योंकि व्यापार के क्षेत्र से हैं, तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में लगातार ये मांग की जा रही है कि हमारे पास स्किल्ड जो वर्क फोर्स है उसकी कमी है। क्या आपको वो महसूस होता है स्किल्ड वर्क फोर्स इस समय भारत के पास नहीं है और इस दिशा में भारत को तेजी से काम करना चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि स्किल्ड और अनस्किल्ड का इशू। ये क्या हो रहा है कि आज की डेट में जो हमारे यहाँ लेबर काम कर रही है वो भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा भी पढ़े और कुछ बन जाए। तो 90% पोजीशन, ये भैया वाली बात बराबर में बैठे हैं, इनकी मैं बात को अप्रिशिएट करूंगा। मोबाइल इशू, मोबाइल में बच्चे खो गए हैं, उनकी स्किल खत्म हो गई हैं, अब वो क्या है सीधा कंप्यूटर पे बैठ के काम करना चाहते हैं। आज जो डिमांड है इंडस्ट्री की, ऐसा नहीं है कि हम लोग CNC में चले गए हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग कंट्रोल जो है उससे सब चीज़ें नहीं होती हैं। क्या है, कुछ मैनुअल काम भी होते हैं। जो छोटी इंडस्ट्री है वो टोटल हाथों पे डिपेंड करती है। तो हमारे यहाँ जो मैकेनिक है या जो वुडन वर्क करने वाले बच्चे हैं
या जो अनस्किल्ड थोड़े से स्किल्ड हो जाते हैं उनकी बहुत कमी है। ज़्यादातर लोगों की सोच ये हो गई है कि मैं कंप्यूटर पे बैठ के काम कर लूँ, एसी ऑफिस में रहूँ, हाथ का काम ना करना पड़े। इसलिए हमें उस दिशा में भी जोर लगाना चाहिए कि बच्चों को, जैसे कारपेंटर है, मैकेनिकल वर्क है या इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो उसमें कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए। अब मोदी जी का भी मुझे लग रहा है अभी पीछे चला था वो जो क्या प्रोग्राम था, मेक इन इंडिया भी था और एक और था बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी ज़्यादा इसलिए कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि आज की सोच को बदलना होगा। हर इंसान, अगर बच्चा नहीं पढ़ा रहा है तो उसको स्किल करने की कोशिश की जाए, उसे पढ़ाने की कोशिश की जाए। और ये बड़ी अच्छी चीज़ थी अभी जो मिलिट्री में भर्ती चल रही थी, वो क्या नाम था, आप मुझे अगर मेमोरी में डलवाएं तो अभी जो एडमिशन चल रहा था अग्निवीर वाली, वो बड़ा अच्छा था। उसमें क्या था कि जब जाएंगे कुछ सीखेंगे, कुछ शरीर से मजबूत होंगे, सुबह का टाइम पे उठना, शाम को टाइम से सोना, एक रेगुलर जो सिस्टम है उसको बढ़िया कर लेना बच्चे के लिए, वो स्किल की तरफ लेके चलता है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हैं, हमें खुद सोचना पड़ेगा और उस दिशा में अब आगे सरकारें ही कुछ करेंगी और साथ में हमारी भी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने बच्चों को स्किल बनाएं। स्किल लेबर की बहुत ज़रूरत है। और बात रही फूड की, जैसे कि भाई साहब फूड से, मैं भी फूड इंडस्ट्री से हूँ क्योंकि मेरा फूड की इंडस्ट्री को मशीनों की सप्लाइयाँ होती हैं। तो मेरा ये कहने का है कि जैसे हम लोगों की जैगरी है, जैगरी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। गांव से निकली, प्रोसेस हुई और आज गुड़ जो है वो 200 रुपये किलो भी बिकता है और गांव में वही 20 रुपये किलो बिकता है। तो उसको प्रोसेस करके बेचना या उसको पैक करके बेचना, उसको हाइजीन बना के पेश करना, ये भी हमारी जिम्मेदारियां बनती है। हम चॉकलेट लाते हैं बाहर से, खा लेते हैं, 200 रुपये की भी, 500 रुपये की भी, बट गुड़ को अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा है। तो जो जैगरी है या हमारे एग्रीकल्चर से जो निकलने वाले प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। बाजरे की, जैसे इन्होंने बताया, बाजरे के कुकीज़ बनते हैं, बिस्किट्स बनते हैं और ग्लूटेन फ्री जिनकी चीज़ें जो हाई फाइबर है, उस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, उस तरह को अप्रिशिएट करना चाहिए उन चीज़ों को और अपने बच्चों को खाने की आदत डालनी चाहिए। ये नहीं सीधा ही पिज़्ज़ा पे पहुंच गए। बिल्कुल भूपेंद्र जी, क्योंकि पारंपरिक खाने की हम बात करें तो पारंपरिक खाना ना सिर्फ भारत की बल्कि भारत का पारंपरिक खाना दुनिया के कई देशों की पहली पसंद बनता जा रहा है। खासतौर से बात अगर हम करें पश्चिमी देशों की, ऐसे में पारंपरिक खाने का चलन इतना ज्यादा जो बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या राय है? देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, मैं समझता हूँ केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी। वैसे तो हमारे देश के ही लोग विदेशों में जाके बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल खुले हैं, लेकिन मैं फ्रोजन फूड की बात करूं, हमारे यहाँ से इवन जितने भी रेस्टोरेंट में मेन्यू में जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी फ्रोजन फूड के द्वारा विदेश में जाती हैं। और बाहर तो ज़्यादातर चलन जो रहता है वो नॉन वेजिटेरियन का रहता है, लेकिन हमारा फूड उनको भी बहुत पसंद आता है क्योंकि वो हेल्दी रहता है। तो इसलिए हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, जो हमारा इंडियन खाना है, वो बाहर के लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं और इससे बड़ा हमारा व्यापार भी बढ़ा है। हमारे सोनीपत में भी अभी एक हल्दीराम ने बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, 150 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया है। उसके अंदर सारा यही इंडियन फूड वहाँ पे तैयार होता है और विदेशों में ये एक्सपोर्ट होता है। तो पारंपरिक खाना इस तरीके से आगे बढ़े। और इसी के साथ विपिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल एक चलन भी ये देखा गया है, लोग डाइट करते हैं, डाइट करने के बाद सही जानकारी ना होने के चलते वो बीमार हो जाते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों की ओर से सलाह दी जाती है कि आपका पारंपरिक खाना सबसे ज्यादा पोषक तत्वों वाला खाना होता है। तो क्या ये वाकई है, और अगर नहीं है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डाइटरी फैक्टर्स आदमी की एज में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। हमें बच्चों को क्या खाने में क्यों देना है, जवान को क्या खाना चाहिए, आफ्टर द एज ऑफ 40 क्या खाना चाहिए और बुढ़ापे में क्या खाना चाहिए, ये सब चीज़ें मेंशन्ड हैं, WHO के प्रोग्राम्स हैं, उसके तहत फॉलो करनी चाहिए। बच्चों को जैसे हमें प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा देने चाहिए और मिडिल एज के आदमी को फाइबर्स ज़्यादा खाने चाहिए, और जो बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है तब आदमी को हल्का खाना खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो। इन चीज़ों के नॉर्म्स बनते हैं और उनके अकॉर्डिंगली अगर हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छी रहती है, हमारी बॉडी में इंटॉक्सिकेशन नहीं होता। और आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यूरिया का और DAP का जो प्रचलन हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा हो गया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैदावार तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पर एकड़ पैदावार किसान ज़्यादा कर रहा है, मगर उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी ख़त्म हो गई है। इसलिए हमें जो खाने के लिए भोजन उपयुक्त होता है उसमें कम से कम यूरिया और कम से कम DAP का इस्तेमाल करें तो उसके रिगार्डिंग ये बेटर होगा और उसके खाने की वैल्यू और अच्छी होगी।
बिल्कुल सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए हम ये देखते हैं व्यापारी वर्ग की अगर खास तौर से बात करें तो एक और वर्ग होता है मजदूर वर्ग, और अक्सर ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो अधिकारों का हनन होता है वो इसी वर्ग में होता है। चाहे हम अपने अधिकारों की बात करें या फिर उनकी सहूलियतों की बात करें, उनकी सुविधाओं की बात करें, क्या ये बात सच है? और क्या अगर 2024 में हमें इस दिशा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए तो आपके अनुसार कौन कौन से वो विकल्प हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि मजदूरों का हनन, तो कहीं आप ये नहीं रहा है कि कोई बंधुआ मजदूर है या कोई ऐसा है। कोई भी मजदूर अपनी मर्जी से कहीं काम कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है, उसे पूरी आज़ादी है। और ख़ास तौर से इस सरकार में मैं ये मानता हूँ कि सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं मजदूरों को भी दी जा रही हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी हैं ऐसी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मजदूर का हनन होना किसी गए जमाने की बात है। अब उसके अधिकारों का इतना हनन नहीं हो पा रहा है जितना कि आप समझ रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और एक इंडस्ट्री एरिया में 250 मेंबर्स को देखता भी हूँ। अभी आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ एक दो कंपनियां हैं और बड़ी अच्छी कंपनियां हैं और बड़े बढ़ चढ़ के वो लोग काम करते हैं और बड़े ज़मीन से उभरे हुए हैं। आपने नाम सुना होगा एक BTW करके, बिट्टू टिक्की वाला। रेडी से उन्होंने काम शुरू किया और आज 300-400 करोड़ की टर्नओवर उनकी है और राय इंडस्ट्रियल एरिया में है, सोनीपत में। बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने एक मुहिम चलाई मजदूरों के लिए और उनके साथ मिले चैंपियन जिम करके एक जिम ट्रेनर भी हैं और जिम की मशीनें बनाते हैं। दोनों ने मिलकर बोला कि मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था फैक्ट्री में की जाए और वहीं पे जिम लगा दिया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों ने मिलकर ये काम किया। तो ऐसा नहीं है, मजदूरों को रोकने के लिए ना आजकल लोग तरह तरह की पॉलिसीज करते हैं, उनको खुश रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हनन ही हनन हो रहा है, उनके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग भी है। जो मैंने 2 कंपनियों का आपको जो दिया है कि बताया कि इस तरह से वो लोग कर रहे हैं। सो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो हनन वाली अब ऐसी बहुत परिस्थिति नहीं है। हाँ, हो सकता है कहीं होगा जहाँ पे या तो टेंडर सिस्टम होता होगा या इंटीरियर्स में कहीं कह सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता शहर में या शहर से लगे हुए किसी कस्बे में इस तरह की कोई इश्यूज हैं। फिर भी ये मेरे अपने विचार हैं, इसमें आपकी राय में जानना चाहूँगा। बिल्कुल विपिन जी, फिजिकल एक्टिविटी आम जनता की दिनचर्या से गायब हो गई है, और क्या ये एक बड़ी वजह है कि बीमारियों से ग्रसित जो है आम जनता अब ज्यादा रह रही है? देखिए मैडम, यहाँ पे आम पृष्ठभूमि के लोग बैठे हैं। मैं इसे पॉलिटिकल मुद्दे की बात नहीं करूंगा। पिछले 20 साल में जितनी विश्वसनीयता डॉक्टर्स ने मरीज के प्रति खोई है, जैसे पॉलिटिकल विश्वसनीयता पर एक सवाल उठा है, ऐसे ही डॉक्टर्स की विश्वसनीयता पे भी सवाल उठा है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स, झोला छाप डॉक्टर्स, मरीज को मिसगाइड करते हैं और ये कहते हैं कि आप ये दवाई ले लीजिए, ये दवाई ले लीजिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे हॉस्पिटल से ही आप अपना इलाज करवाइए। नंबर 1 बात। फिजिकल एक्टिविटी की जहाँ तक बात है, आदमी को रूटीन में, यहाँ पे बैठे लोग हर एज ग्रुप के लोग बैठे हैं, उन लोगों को सवेरे आधे घंटे से लेके 1 घंटा मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे दिन भी अच्छा जाता है और आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। ये आपको रूटीन में काम करना चाहिए। और शाम को आपको रूटीन में हल्का खाना खाना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। 8 घंटे की स्लीप आपको मस्ट है। वर्कलोड भी रहता है, मगर उसके साथ साथ आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ आदमी, मतलब के अंदर ही स्वस्थ हृदय निवास करता है, और इसके लिए आदमी को एक्सरसाइज रूटीन में करनी चाहिए। बिल्कुल। तो 2024 के विजन को लेकर हमने आप तीनों से बात की, आप तीनों के क्षेत्रों के बारे में जाना, किस तरीके की चुनौतियां हैं और किस तरीके से इन क्षेत्रों में आगे बढ़ा जा सकता है। आप तीनों का हमारी इस चर्चा में हमारे साथ सहयोग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 और 2023 जो अभी शुरू हुआ है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो और भारत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।